जय हिंद। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और आज के सेशन का सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। पता है पिछले क्लास में हमने नेशनल इनकम के डेफिनेशन और उसके इक्वेशन को देखा था। साथ ही साथ हम लोग ने ये स्पष्ट किया था कि आखिर नेशनल इनकम में किस किस वस्तुओं और सेवाओं को या किस तरह से उसका एस्टिमेशन होता है। आपको पता है कि हर देश का नेशनल इनकम का अलग मेथड होता है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत की राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन करने के लिए सीएसओ रिस्पॉन्सिबल है और सीएसओ एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, जिसका स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया। वैसे व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय आय को दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले एस्टिमेट किया था, अनुमान किया था, और ये बहुत पहले की बात है। ब्रिटिश काल में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसी में भारत के राष्ट्रीय आय का पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाया था। आपको पता है कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न आयामों को समझने के लिए हमने पिछले क्लास में राष्ट्रीय आय के परिभाषा और उसके इक्वेशन को देखा था और ये भी कहा था कि राष्ट्रीय आय में आय का प्रवाह होता है। इसका मतलब है कि इनकम जो है पर ईयर एस्टिमेट होता है, और पर ईयर का मतलब होता है कि एक वर्ष का वह समय जो भारत सरकार का बजटीय वर्ष की शुरुआत होता है, और वो है 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च। तो राष्ट्रीय आय यदि हम समझ लिए हैं तो उसको, उसकी धारणा को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अलग अलग कुछ टर्मोलॉजी है अर्थात उसके कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहली धारणा जो है राष्ट्रीय आय को समझने के लिए वो है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज हम लोगों के जो डिस्कशन का मूल विषय वस्तु है जीडीपी है, लेकिन जीडीपी के पहले राष्ट्रीय आय के विभिन्न कॉन्सेप्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, पर्सनल इनकम है और डिस्पेसेबल इनकम है। जैसे कि आप बोर्ड में आप दिख रहा है, आपको बोर्ड को मैंने बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही स्पष्ट तरीका से समझाने का प्रयास किया हो। आपको देख रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें उसकी धारणा को समझने के लिए 7 प्रकार के शब्दावली है, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, धारणा कहते हैं। जिसमें फर्स्ट है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है उसके एक माइक्रो लेवल का एस्टिमेशन है जिसको कहते हैं एनडीपी, जिसको कहते हैं एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात हिंदी में कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा है जीएनपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद का जो माइक्रो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिसको कहते हैं एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा है पर कैपिटा इनकम, जिसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम, पीसीआई से हम लोग मतलब इंडिकेट करते हैं। पांचवा है पर्सनल इनकम, जिसको पीआई से कॉन्सेप्ट किया गया है, पीआई पर्सनल इनकम अर्थात व्यक्तिगत आय। थोड़ा सा जब आगे हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम अर्थात पीसीआई और पीआई में डिफरेंस है, जिसको आगे हम समझ रहे हैं। फिर आगे है, अगला है डीआई, डिस्पेसेबल इनकम। पीआई और डीआई में भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है इसको हम लोग जब इसका स्टेप आएगा तब जानेंगे। आज का हम लोग सब्जेक्ट को ये देखते हैं कि जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, किसको कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब होता है कि देश का जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी का 2 तरह का बाउंड्री होता है, एक डोमेस्टिक बाउंड्री और एक होता है नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री जो होता है वो राष्ट्रीय सीमा जो होता है वो बड़ा होता है, डोमेस्टिक बाउंड्री प्रायः छोटा होता है। तो डोमेस्टिक बाउंड्री में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत के लोग या राष्ट्रीय पहचान वाले लोग रहेंगे, भारत के निवासी भी हो सकते हैं नागरिक के अलावा। निवासी का मतलब होता है विदेशी भी रह सकते हैं, विदेशी कंपनियां भी रह सकती है। और जो राष्ट्रीय सीमा होता है, जो नेशनल बाउंड्री होता है, वह
उसका मतलब होता है विदेशों का भी मतलब विदेशों से भी संपर्क, और हमारा जो इनकम का प्रवाह होगा वो विदेशों से भी होगा, दूसरे देशों से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का फोकस है जीडीपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में कुल अंतिम वस्तु, अंतिम का मतलब होता है कि फाइनल, उस प्रोडक्ट को कहते हैं फाइनल, जो उपभोग के लिए या यूज करने लायक हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये हमारे हाथ में चौक है, ये चौक जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम सीधे अपनी आवश्यकताओं पर यूज करते हैं, लेकिन इसका चूना या और भी जो रॉ मटेरियल्स है उसको अलग अलग रखेंगे तो वह फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हमारे बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो मीडिएटरी प्रोडक्ट होता है, तो मीडिएटरी प्रोडक्ट को न नेशनल इनकम में न जीडीपी में हम रखते हैं। जीडीपी में या नेशनल इनकम में हम उसी प्रोडक्ट को रखते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, सीधे उसको वेस्ट करते हैं अर्थात यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं पर। तो हम जीडीपी को डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएंगे, और अगर मुझे लगता है कि अगर हमारी बातों को आप सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आगे आगे चल करके आपको राष्ट्रीय आय को समझने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक वर्ष में अर्थात वही एक वर्ष का सीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च का सीमा है, तो एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में यानी कि भारत का जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसके अंतर्गत जो अंतिम फाइनल जिसको कहते हैं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी के बराबर होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि मौद्रिक मूल्य अगर किसी वस्तु और सेवा अर्थात प्रोडक्शन का जो वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन किया जाता है वो दो बेसिस पर, एक फैक्टर कॉस्ट पर, एक मार्केट प्राइस पर। वही रूल यहाँ लागू होगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मार्केट प्राइस जो होता है उसमें फैक्टर कॉस्ट के प्राइस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वह मार्केट प्राइस का जो रियल इनकम होता है, तो यहाँ पर रियल जीडीपी हो जाएगा। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। एक वर्ष में देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में कुल उत्पादन का अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के मौद्रिक मूल्य जीडीपी के बराबर होता है। उसमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनना है, उसमें वैसे विदेशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को शामिल कर लिया जाता है जो देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में रहता है, और वैसे भारतीय और भारतीयों की कंपनियों के द्वारा जो अर्जित आय होता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं जो विदेशों से होता है। जस्ट लाइक अगर रिलायंस की कंपनी है और बजाज की कंपनी है, वह अगर विदेशों में अर्न कर रही है इस साल के में और उसका जो आमदनी भारत में भेजा जाएगा वह जीडीपी में नहीं आएगा। लेकिन अगर अमेरिकन कंपनी है, जर्मन कंपनी है, जैसे एलएनटी कंपनी है, विदेशी कंपनी है और भारत में वह कंस्ट्रक्शन वर्क में या इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका जो आमदनी होगा, उसका जो रिटर्न होगा, उसका जो इनकम होगा वो हमारे जीडीपी में जाएगा। तो यही कहा है कि उन भारतीय और भारतीय कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं करते हैं जो विदेशों से होता है, और उन विदेशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को शामिल कर लिया जाता है जीडीपी जो देश के डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल रहता है। तो इस तरह से हमने इस बोर्ड पर जो लिखा है और जो मैंने बताया सेम टू सेम है, आप समझ सकते हैं मैंने क्या कहा। अब इसका इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, जीडीपी अर्थात P इंटू क्यू प्लस P इंटू एस। P यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है, टोटल प्राइस अर्थात जो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस का, वो दो ही तरह का प्रोडक्ट होता है, एक गुड्स का होता है वस्तुगत और सर्विस का होता है एक सेवागत। तो टोटल गुड्स का प्रोडक्शन, टोटल सर्विस का प्रोडक्शन, ये P जो है प्राइस को पर यूनिट प्राइस दिखाता है। एक साधारण इक्वेशन के रूप में मैं जीडीपी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे जीडीपी बराबर C प्लस आई प्लस जी होता है, C प्लस आई प्लस जी अर्थात C टोटल कंजप्शन, टोटल गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश, उपभोग और सरकारी व्यय को इंक्लूड करते हैं, तो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्थात जीडीपी के बराबर होता है। यहाँ पर हम एक विशेष और बहुत ही साइंटिफिक डिफिनेशन को आधार बना करके उसका इक्वेशन को बनाया है, P इंटू क्यू प्लस P इंटू एस। यहाँ P जो है पर यूनिट प्राइस है, Q जो है टोटल गुड्स प्रोडक्शन है और S जो है टोटल सर्विस प्रोडक्शन है, जिसका हमने क्वांटिटी के रूप में इन्वेस्ट किया है, यहाँ ने क्वांटिटी के रूप में एस्टिमेट किया है। पर यूनिट प्राइस को 200 रुपया माना है, जबकि टोटल गुड्स
प्रोडक्ट को हमने 2000 माना है और टोटल सर्विस प्रोडक्ट को हमने 3000 माना है। तो अगर 200 पर यूनिट गुड्स और सर्विस का भी क्या मूल्य है, प्राइस है, तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई किए हैं 2000, यानी कि टोटल P इंटू क्यू अर्थात टोटल गुड्स का प्रोडक्शन का वैल्यू हो जाएगा 4 लाख रुपया। और यहाँ पर P इंटू एस है, यानी कि यहाँ P पर यूनिट प्राइस है और S जो है टोटल सर्विस प्रोडक्ट है। इसको 200 यानी कि 200 पर यूनिट प्राइस है और यूनिट जो है सर्विस का 3000 है, तो 200 मल्टीप्लाई 3000 बराबर 6 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ पर P इंटू क्यू प्लस P इंटू एस यानी कि टोटल GDP जो है यहाँ पर फॉर्मूला बताया है उसका 10 लाख रुपया हो जाता है और एक वर्ष का GDP 10 लाख है। तो इस तरह से हमने जो बताया वह आसानी से आप समझ रहे हैं एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा। ये रियल उदाहरण नहीं है, ये जो एस्टिमेट किया है मैंने एक काल्पनिक सिर्फ आपको समझने के लिए। तो GDP आपको निकल गया 10 लाख रुपया और 10 लाख रुपया में किसका योगदान है, तो यहाँ पर बॉक्स मैंने बनाया है। ये बॉक्स जो है, ये सर्कल जो है, ये डोमेस्टिक बाउंड्री, भारत का डोमेस्टिक बाउंड्री है। उस डोमेस्टिक बाउंड्री में भारतीय घरेलू सीमा में भारतीय रहते हैं, अर्थात भारत के लोग, भारत के निवासी रहते हैं, भारत के नागरिक रहते हैं। और दूसरा भारतीय कंपनियां, जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो टोटल इस डोमेस्टिक बाउंड्री में। उसके बाद विदेशी अर्थात फॉरेनर, चाहे वह पर्यटक हो या इन्वेस्टर हो या निवासी हो, वो इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद विदेशी कंपनियां, चाहे वह प्राइवेट विदेशी कंपनी हो या सरकारी या पब्लिक सेक्टर की विदेशी कंपनियां, वो टोटल उसके आमदनी को हम GDP कहते हैं। और अगर इस मेथड से हम अगर GDP निकालते हैं तो GDP को हम क्या कहते हैं, बंद इकोनॉमिक सिस्टम, बंद अर्थव्यवस्था की धारणा को परिभाषित करता है। GDP का एस्टिमेशन दो मूल्य पर होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट, कल हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर GDP का एस्टिमेशन अगर फैक्टर कॉस्ट पर होता है तो उसको नॉमिनल GDP कहते हैं, और अगर मार्केट प्राइस पर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल GDP कहते हैं। GDP दो तरह का एस्टिमेट हुआ, एक रियल GDP और एक नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP में क्या होता है, नॉमिनल GDP में फैक्टर कॉस्ट पर अर्थात साधन लागत पर एस्टिमेट होता है, और रियल GDP में क्या होता है, वहां पर मार्केट प्राइस होता है। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दिया जाता है। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया जाता है। अर्थात ये GDP जो हमने लिखा है, ये GDP दो मूल्य पर होता है। एक होता है नॉमिनल GDP और एक होता है रियल GDP। रियल GDP और नॉमिनल GDP का क्या डिफरेंस होता है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू होता है और एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आसानी से आपको समझा सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन एक फर्म में हुआ तो वहां पर जो प्रोडक्शन का वैल्यू हुआ, जो रेंट, वेजेज, सैलरी, प्रॉफिट और जो इंटरप्रेन्योरशिप को जो मिलता है प्रॉफिट, वो सब को योग करते हैं, तो वह जो मूल्य है वह फैक्टर कॉस्ट पर होता है। वही प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में ले जाते हैं तो मार्केट में सरकार के द्वारा प्रोडक्शन जो मार्केटिंग वैल्यू है अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात टोटल इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया जाता है। जैसे कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, सेल टैक्स हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, जो सबको मिलाकर के आप कह सकते हैं GST अगर लगाया है तो GST और फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू को ऐड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होता है जिसमें सरकार क्या करती, सब्सिडी देती है। सब्सिडी वैसे कम दिया जाता है, जैसे एलपीजी का जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसमें जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स, उस पर सरकार क्या करती है, वो सब्सिडी देती है। और सब्सिडी अगर मार्केट वैल्यू के मूल्य में अगर निकाल दिया जाता है तो उसी को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू अगर ऐड कर देते हैं तो वह मार्केट GDP हो जाए, मार्केट प्राइस का नेशनल इनकम होगा और उसी को रियल GDP कहते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। GDP राष्ट्रीय आय का पहली धारणा है और यह बंद अर्थव्यवस्था को बताता है। वैसे इस लिस्ट में मैंने राष्ट्रीय आय के सभी धारणाओं को लिखा है, जिसमें GDP, NDP, GNP, NNP, PCI, PI और DI को देखिए। आज हमने
इस जीडीपी को निर्धारित किया है। अगर जीडीपी हम निकाल लिए हैं तो एक चीज और इसमें समझना होता है कि जीडीपी में जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें कुछ ऐसे कॉस्ट होता है जो फिक्स्ड होता है, जिसको कहते हैं स्थिर लागत। और स्थिर लागत में पर ईयर डिप्रेशन आता है, गिरावट आता है, जो राष्ट्रीय आय में हमने परिभाषित किया था। हमेशा जीडीपी में डिप्रेशन चार्जेज शामिल होता है, और अगर डिप्रेशन चार्जेज को जीडीपी में से निकाल देते हैं, जो शेष बचता है वही एनडीपी होता है। अर्थात यहाँ पर 10 लाख रुपया जो हमारा प्राप्त हुआ है जीडीपी, इस 10 लाख में जो डिप्रेशन चार्जेज है, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिप्रेशन चार्जेज है, घिसावट मूल्य है, वो इंक्लूड है। अगर इस 10 लाख में से वो घिसावट अगर हमें पता होता, अगर निकाल देते हैं, तो वो हमारा एस्टिमेशन एनडीपी कहलाता है। अर्थात एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आज आप बहुत अच्छे तरह से जीडीपी को कम से कम समझ गए होंगे, और जीडीपी से जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इसको ट्राई करना चाहिए। आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या क्वेश्चंस बैंक होगा, उसमें आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा जीडीपी। और जीडीपी से अगर सवाल बनता है तो आप निश्चित तौर पर वह आपको मेरे द्वारा ये बताया हुआ, और आपने जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें अगर डिफर होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे यहाँ दिक्कत है, और मैं अगले क्लास में इसको डिफाइन कर दूंगा या क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये जीडीपी के इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आई होगी तो आपका इकोनॉमिक्स का जो लेवल है वो जरूर अपग्रेड हुआ होगा। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ आज के इस क्लास को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।